हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। तो आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, जीएसटी अथॉरिटीज़ ने गेम्स क्राफ्ट के ऊपर 21,000 करोड़ रुपए का फाइन लगाया हुआ है। गेम्स क्राफ्ट एक बेंगलुरु बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की कंपनी है। इसने ये बात को पब्लिक में बताया था कि 21,000 करोड़ रुपए का टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी मिला करके इनके ऊपर जीएसटी वालों ने अपना एक नोटिस जारी किया है। जब ये बात इन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने रखी है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस नोटिस को अभी टाला है, रोक दिया, स्टे लगा दिया है और दशहरा के हॉलीडेज़ के बाद इस पर सुनने का फैसला लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, अडानी ने $189 मिलियन का बूस्ट देने के लिए अडानी इंटरप्राइज में अपनी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से अडानी इंटरप्राइज ने श्री सीमेंट को अब निफ्टी 50 से रिप्लेस करके अपनी पोजीशन बना लिया। अब अडानी इंटरप्राइज निफ्टी 50 की जगह, निफ्टी 50 में श्री सीमेंट की जगह आ चुका है। तो इसकी वजह से श्री सीमेंट के शेयर भी देखे गए थे कि काफ़ी घटे थे। आप मेरे उस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हम लोग रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट की डेली टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के मेंशन करते हैं। उसमें मैंने बताया भी हुआ था कि अडानी इंटरप्राइज के शेयर और श्री सीमेंट के शेयर में क्या चेंजेस हुए थे। तो अडानी इंटरप्राइज का फ्लो जो वर्थ हो गई है, $189 मिलियन की पैसे फंड्स उन्होंने रेज करे थे और श्री सीमेंट निफ्टी 50 से इसकी वजह से बाहर हो गया था। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, एप्पल ने अपने प्लान्स को, जो आईफोन के प्रोडक्शन की बढ़ाने की प्लान था, उसको अभी रोक दिया है। उन्होंने ऐसा पाया है कि जैसा एक्सपेक्टेशंस थी वैसा नहीं एप्पल की सेल हो रही है और डिमांड के फेल होने की वजह से अब उन्होंने नए फ़ोन बनाने की जगह उन्होंने जो आईफोन 14 प्रो या फिर जो प्रो वर्जन वाले मॉडल्स थे हायर प्राइस वाले, उनको ज़्यादा डिमांड पे, उनको ज़्यादा वो दिया है, प्रायोरिटी दी है उसको बनाने के लिए, ऐसा सब कुछ लोगों ने कहा है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, एलआईसी ने 2% के स्टेक बीपीसीएल में अपने बढ़ाए हैं और 1,598 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का उन्होंने जारी किया हुआ था। अब बीपीसीएल में एलआईसी के 7.03% शेयर से 9% का लगभग शेयर आ चुका है, 2% का शेयर बढ़ा हुआ है। ये चेंज दिसंबर 28, 2021 से अब सितंबर के बीच में देखा गया है। एलआईसी ने ये बात का पूरा पब्लिक में बताया हुआ है कि उन दोनों ने 2% का राइज करा हुआ था, जिसकी वजह से जिस दिन एलआईसी ने ये बात की पब्लिक में आई है, उस दिन एलआईसी का शेयर तो डाउन किया था 0.28% से, लेकिन बीपीसीएल का जो शेयर था 1.85% से बूम किया था, बढ़ा था और 310 रुपये 65 पैसे पे उनका प्राइस था। और ऐसा पाया गया था कि एलआईसी ने ये शेयर 336 रुपये 43 पैसे पे खरीदा हुआ था, जितने उन्होंने जो 2% का स्टेक एक्वायर किया था एक्स्ट्रा उसमें। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पे 68 करोड़, दैट इज 68 करोड़ रुपए का ईडी ने रेड करी हुई है। ये कंपनी, पाया गया है कि ये अनऑथराइज्ड डिटेल्स को सिंगापुर ट्रांसफ़र कर रही थी, मनी को सिंगापुर ट्रांसफ़र कर रही थी। और ये गेम्स जो इंक्लूड करती है कंपनी, उसमें गैरीना, फ्री फायर, तीन पत्ती, कॉल ऑफ ड्यूटी और इस सारी चीज़ों में पाया जा रहा था। इसमें डिटेल्स को ये सिंगापुर ट्रांसफ़र कर रहे थे और मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके सामने आया हुआ है, जिसकी वजह से इनके ऊपर 68 करोड़ रुपए का जो फंड्स थे इनके भी फ्रीज कर लिए गए। बाकी जो पेमेंट्स की डिटेल्स है, क्यों जा रही थी, क्या जा रही थी, उसके ऊपर अभी बात हो रही है। एक एफआईआर गेमिंग पोर्टल के लिए भी लॉन्च कर दी गई है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, जो डायरेक्ट टैक्स था वो 23% से बढ़ा है और इस बार 7 ट्रिलियन रुपीज़ का बढ़ चुका है फाइनेंशियल ईयर 23 में। ऐसा देखा गया है कि 23% का बढ़ने के बाद ये जो चेयरमैन है सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, नितिन गुप्ता सर, उन्होंने एक रिकॉर्ड हाई पाया है। 14 लाख करोड़ रुपए का टैक्स उन्होंने 2021-22 में पाया हुआ था। अब ये बढ़ करके 23% लगभग बढ़ चुका है और 7 लाख करोड़ का स्पेशल सेक्शन में पाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ये जो बढ़ता जा रहा है, इससे इंडिया की ग्रोथ का आपको आइडिया लग रहा होता है, इंडिया ग्रोथ कर रहा है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूएस ने इंडिया की एक कंपनी पे जो ऑयल परचेज करती है, पेट्रोकेमिकल कंपनी पे टैक्स लगाया है, टी बालाजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि देखा जाए तो थोड़ी बात ये जायज़ भी थी, क्योंकि ईरान से पेट्रोल खरीदने पे बैन लगा हुआ था और ये टी बालाजी ने अपने पर यूज़ के लिए नहीं, इन्होंने चाइना को वो पेट्रोल को बेचने के लिए अपना खरीदा, ईरान से वो पेट्रोल और फिर चाइना को ट्रांसफ़र कर दिया था, बीच में अपना रुपए कमाया था। ऐसे कई सारी कंपनी करती हैं, बट ये सारा काम अभी रशिया या वेनेजुएला या फिर और किसी देशों से हो रहा होता है, बट इन्होंने ईरान से करा था। इस वजह से यूएसए ने इनके ऊपर सैंक्शन इम्पोज करे हुए थे।
अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, क्योंकि यूएसए में अपने एस जयशंकर, अपने फॉरेन मिनिस्टर जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है MEA, वो गए भी हुए थे विजिट पे। तो विजिट से आने के बाद ही ये 2 दिन के बाद ऐसा हुआ था। तो अनएक्सपेक्टेड भी था और थोड़ा ये यूएसए ने आइडिया भी दिया है कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया गया है। और इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं था सैंक्शन इंडिया पे लगे हैं, ये सैंक्शन केवल टी बालाजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे लगे हैं। इससे क्या होगा, अब टी बालाजी की कंपनी में कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा, कोई भी कंपनी का फंड्स होगा, कोई भी कंपनी का बैंक होगा, जो भी यूएस में होगा, वो सारी चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी, किसी भी बंदे को जाना अलाउड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम मोदी ने 5G का अनाउंसमेंट कर दिया, ये कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आने वाले 3 साल के अंदर आपको इतने ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, इतने हाई डेफिनेशन चीज़ें बढ़ चुकी होंगी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक नरेंद्र मोदी जी ने अपनी वीडियो भी पोस्ट करी हुई थी, वीडियो भी आई थी, जिसमें वो स्वीडन की बेस्ड एक कंपनी में स्वीडन में कार चल रही थी और इंडिया से वो बैठ करके चला रहे थे। इतनी फास्ट नेटवर्किंग हो रही थी, काफ़ी चीज़ें आपकी क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ये देखा गया था कि 22 सिटीज़ में 5G नेटवर्क लाइव हो जाएगा अपने फर्स्ट फेज़ में, जिनमें इंक्लूड होता है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, सिलीगुड़ी, वाराणसी, जिसमें आपके लिए मेनली और मेरे लिए मुंबई, लखनऊ क्योंकि मेरे एरिया के पास लखनऊ पड़ता है, और गुरुग्राम में कई सारे मेरे फ्रेंड्स, और मेनली जो MNCs है वो गुरुग्राम और बेंगलुरु साइड ही है, इस वजह से ज़्यादातर जगह पे ये पाया जा रहा है। और इसके अलावा देखा जाए तो रिलायंस, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल का, तो रिलायंस ने ऐसा बोला है कि अभी के टाइम पे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में फर्स्ट दिवाली में ही इनके 24 अक्टूबर तक सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी, और दिसंबर 2023 तक पूरे इंडिया में ये अपनी 5G सर्विस देने लगेंगे। एयरटेल ने इस बात का प्रॉमिस किया है कि अभी राइट नाउ बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, सिलीगुड़ी और वाराणसी में अभी पाया जा रहा है, और मार्च 2024 तक पूरे इंडिया में पाया जाएगा। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने अभी तक ऐसा कुछ भी रिवील नहीं किया है कि उनका क्या प्लान है इसके लिए। और बीएसएनएल ने अगस्त 15 2024 पे ऐसा बोला है 2023-24 तक कि वो अपनी सारी चीज़ों को ऐसा लाएंगे, 1 साल लगेगा नेक्स्ट ईयर को। नेक्स्ट आते हैं कि जो अपने देवुसिंह चौहान है, जो कि अपने कम्युनिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं। उन्होंने ऐसा बताया है कि 5G सर्विस 2024 तक अपने 75% इंडियन सिटीजन इस बात को अवेल कर रहा हूँ 5G सर्विसेज को, और काफ़ी प्राउड मोमेंट की बात है। इंडिया बहुत जल्दी ग्रो भी करेगा अगर इस बात को कंसिडर करा जाए। 5G सर्विस आई लेट जरूर है, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे और हम लोग की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी। इंडिया एक IT सेक्टर में हब भी निकल रहा है इसी बात को देखते हुए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आती है, इंडियन फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुके हैं। अब इंडियन फॉरेक्स रिजर्व 23 सितंबर के इस वीक में $537.52 बिलियन पे आ चुके हैं, जबकि ये लास्ट वीक $545.65 बिलियन पे था। इस साल ऐसा देखा गया है 67% का ड्रॉप पाया गया है रिजर्व्स में अपने, और इसका रीज़न ये था क्योंकि US डॉलर स्ट्रेंथ कर रहा था। US डॉलर की जो प्राइसिंग है इंडिया रुपए की कंपैरिजन में वो बढ़ती आ रही थी। हालांकि कंसीडर करा जाए तो USD के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज़ काफ़ी घट रहा है, लेकिन बाकी सारे वर्ड से कंसीडर करा जाए तो फिर इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ रही है इस कंपैरिजन में। तो ये एक तरीके से देखा जाए अगर US को छोड़ करके बाकी और कहीं से काम करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव साइन है, बट अगर आप US से काम कर रहे हैं तो आपके लिए नेगेटिव साइन है थोड़ा सा, क्योंकि आपको पेमेंट्स मेनली US डॉलर में करनी होती है। अभी तक वर्ल्ड में जितनी भी पेमेंट्स होती थी वो US डॉलर में होती थी, और अब जा करके ये सारे चेंजेस होना शुरू हो रहे हैं। इसको बस अब एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कोई भी सर्विस आप लेते हो जो US से, तो आपको उनको $4 देना पड़ेंगे, तो $4 के लिए आपकी उनकी कीमत तो आपके लिए उनके लिए ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए 83 रुपये के आसपास चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। बट वही चीज़ आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड से बात करेंगे, GMP में करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में करेंगे, GBP पे करेंगे, तो आपको वैल्यू कम पड़ेगी, क्योंकि डॉलर के मुकाबले जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की वैल्यू है वो ज़्यादा घट चुकी है, जिस कंपैरिजन में रुपए घटा हुआ है। तो आपके लिए ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ी कम हुई है पहले के मुकाबले। तो इस बात का बेनिफिट हो सकता है, समझदार व्यक्ति इसका बेनिफिट उठा भी रहे हैं। फिर आप ये देख सकते हैं कि हम लोग के फॉरेक्स जो रिजर्व्स हैं वो कैसे डाउन जाते जा रहे हैं। जुलाई 10 में कैसे थे, ज़्यादा थे, 580 बिलियन डॉलर के आसपास थे, फिर धीरे धीरे घटे, फिर थोड़े बढ़े, और ऐसे करके ये ग्राफ है पूरा। ऐसा देखा गया है कि 23 सितंबर की उसमें तो $545.65 बिलियन का वर्थ था, और उसके लास्ट वीक में 550 था। फिर इस वीक में 30 सितंबर को चेक किया तो 537.52 है। अब इस सितंबर का आना है, तो आप एक कंपेरिजन कर सकते हैं। मोस्टली पिछले वीक से इस वीक में जो फॉरेक्स रिजर्व है उसकी वैल्यू घटती गई है।
फिर आरबीआई ने ये प्रेडिक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में हम लोगों की जीडीपी 7% जा जाएगी, 7.2 से इसको थोड़ा डिग्रेड किया गया है। उसका रीज़न बताया गया कि इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ चल रही है, और क्योंकि रुपए की वैल्यूज़ बढ़ रही है, इस वजह से इन्फ्लेशन और इस वजह से रुपए जो अपने इंडिया की ग्रोथ है वो 7% आ जाएगी, 7.2 से, प्लस इन्फ्लेशन की जो बताया, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन उनका 6.7% हो गई। 6.7% से ज़्यादा इन्फ्लेशन को नहीं जाने देंगे। हालांकि कई लोगों का ऐसा प्रोडिक्शन है कि 7% से भी ऊपर इन्फ्लेशन जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया था, कैसा है। इसमें जो ग्रीन लाइट दिख रहे हैं ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, ये दिखाया जा रहा है कि पॉजिटिवली ग्रो किया है और पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा इस बार ग्रो किया है। और जिसमें ग्रीन लेकिन नीचे की तरफ एरो है, उसमें देखा गया कि ग्रो किया है, जितना एक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा ग्रो किया है, ग्रीन है क्योंकि, लेकिन डाउनवर्ड है तो पिछले बार क्वार्टर से इस बार थोड़ा सा कमज़ोर है। और जो रेड जा रहा है वो हम लोग के अकॉर्डिंग जा ही नहीं रहा, नेगेटिव जा रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ये सारा दिखाया गया, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर हम लोग लास्ट में जैसे कंसीडर करते हैं अब रुपए की वैल्यू क्या है डॉलर के कंपैरिजन में, तो 81.64 है। लास्ट टाइम से थोड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को मार्केट में फ्लो करा है, जिसकी वजह से इंडियन रुपीज़ की वैल्यू थोड़ी सी मैनेज हुई है। बट ये निर्मला सीतारमन जी ने भी अपना बोला था कि हो सकता है कि अपने जो इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर के कंपेरिजन में 85 और 90 के आसपास भी चला जाए, 85 के आसपास जा सकता है। बट इसकी कोई बात, टेंशन की बात नहीं, बस ड्रास्टिकली अचानक से ना जाए, धीरे धीरे जाए, उसको हम लोग बाद में रिकवर कर लेंगे। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग हमेशा की तरीके जैसे करते हैं, फॉर्ब्स वर्ल्ड लिस्ट देखते हैं कि रिचेस्ट पर्सन की, तो इसमें गौतम अडानी थर्ड पोजीशन पे है, और इलॉन मस्क फर्स्ट पे, और लुई विटॉन के मालिक सेकंड नंबर पे, जेफ बेजोस फोर्थ नंबर पे। हालांकि जेफ बेजोस और गौतम अडानी के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, $3 बिलियन $2 बिलियन का ही है, सॉरी आई एम रॉन्ग, $0.6 बिलियन का ही केवल। और फिर उसके बाद लास्ट आते हैं मुकेश अंबानी, हमारे 8th पोजीशन पे बने हुए हैं, और 9-10 पे गूगल के जो ओनर्स हैं वो सर्जे ब्रिन और लैरी पेज ही हैं। फिर यहाँ तक की अगली वीडियो थी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जो भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे हम लोग अपनी वीडियोस को इंप्रूव कर पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।